14 फरवरी 2025 शाम 6 बजे उड़ीसा की के IIT यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट शुरू हुआ। 3 दिन चलने वाले इस फेस्ट में जहां एक तरफ बड़े बड़े सितारे के IIT के कैंपस में परफॉर्म कर रहे थे और सारे स्टूडेंट्स उसी माहौल में डूबे थे, वहीं 16 फरवरी 2025 को दोपहर 3 बजे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल QCF में रहने वाली नेपाली स्टूडेंट प्राकृति लामसाल अपने रूम में मृत पाई गई। और इसी के बाद से कॉलेज का माहौल इस कदर बदला जो वहां के नेपाली स्टूडेंट्स ने कभी सोचा नहीं था। प्राकृति की मौत की खबर जैसे ही चारों तरफ फैलने लगी तो अथॉरिटीज ने लड़कियों को हॉस्टल में लॉक कर बाहर जाने से तो रोक दिया, लेकिन प्राकृति की दोस्तों ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे गर्ल्स हॉस्टल में सभी स्टूडेंट्स का खून खौल उठा, क्योंकि यह खबर सामने आई कि प्राकृति की मौत का जिम्मेदार उन्हीं के कॉलेज में पढ़ रहा 3rd ईयर का मैकेनिकल स्टूडेंट आद्विक श्रीवास्तव है। आद्विक और प्राकृति काफी वक्त से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले साल 2024 की नवरात्रि में दोनों अलग हो गए थे, जो प्राकृति के भेजे गए इस मेल से कंफर्म होता है। उन दोनों के बीच ब्रेकअप कई महीनों पहले हो चुका था, लेकिन प्राकृति ने 4 हफ्ते पहले ही IR ऑफिस में आद्विक के अगेंस्ट हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी। IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जहां वह किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख सकते हैं। और यहां हम किसी छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की, जो कई प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर है, जहां 65 कंट्रीज से हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। इसी वजह से सबको लगने लगा कि कॉलेज की इमेज को बचाने के लिए IR ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो आज प्रकृति जिंदा होती। इसी बात का गुस्सा वहां के स्टूडेंट्स में फूट पड़ा और उन्होंने IRO ऑफिसर गौतम नायक को कन्फ्रट्स लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझ पसंद किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है। मुझे तो है उनकी शिकायत थी कि प्राकृति की कंप्लेन पर भी एक्यूज के पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन से भागने की फिराक में है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस की एक टीम आद्विक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है। गौर करने वाली बात यह थी कि आद्विक के पास मिले बोर्डिंग पास में जो बुकिंग टाइम मेंशन्ड है वह 16 फरवरी की दोपहर 1:47 का है, यानी प्राकृति की लाश मिलने से लगभग 1.25 घंटे पहले ही आद्विक ने फ्लाइट बुक कर ली थी। प्राकृति के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बात उसी दिन दोपहर 2:51 पर हुई थी, और उसकी किसी भी बात से यह नहीं लग रहा था कि वह परेशान या किसी बात से तनाव में थी। वहां मौजूद फीमेल स्टूडेंट्स जो इस पूरी घटना की आई विटनेस थी, उन्होंने बताया कि जिस स्टेट में प्रकृति की बॉडी पाई गई उससे एक हद तक यह जाहिर होता है कि यह एक प्री प्लान मर्डर है। इन्हीं सब बातों से कॉलेज के स्टूडेंट्स को लगने लगा कि प्राकृति की मौत एक बड़ी कंस्पिरेशन का हिस्सा है, जिसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लखनऊ का रहने वाला आद्विक श्रीवास्तव एक रिच और स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक ऐसा बिगड़ैल अमीरजादा है जिसके लिए कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि वह अड्डा है जहां वह शराब पार्टी और मनचाही अयाशी को अंजाम देता है। इसकी 2 मिनट 33 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें यह प्रकृति को भद्दी बद्दी गालियां देते हुए बेहद घटिया लहजे में बात करता है। मेरे मुंह मत लग बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा, जब आती चली आती है मेरी मैंने सेट की, माफी मांग। प्रकृति मेरे मुंह मत ला, मुझे माफ कर दो बोल। बड़ा मुंह चलता की तरह आद्विक के दोस्त का यह ऑडियो भी लीक हुआ है, जिसमें यह साफ होता है कि प्रकृति इसके साथ कितने टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। वी ट्राइड टू स्टॉप द गर्ल, वी वेंट एंड स्पोक एंड देन अगेन शी गेट बैक विद हिम, देन he manipulated her not to be friends with us anymore, so she all you know it was on a scheme, and why don't know about the scheme, and then he broke her nose. Also last year we tried to complain, we went everywhere but nothing happened, and you know I was friends with the girl. Also पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज आद्विक को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद हालात और बिगड़ने वाले थे,
क्योंकि सच छुपाने के लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो खेल रच रहा था वो वहां के स्टूडेंट्स को साफ नजर आने लगा था। और इसी वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में सच और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड रखनी शुरू की, जिसके चलते उसी दिन शाम को वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। जो भी इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीज है, वो उसी तरह से हम लोग हैंड ओवर करेंगे। और यह सभी लोग का दायित्व है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें। लेकिन स्टूडेंट्स के बीच यह बात फैल रही थी कि क्राइम सीन को टेम्पर किया गया था, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही वार्डन ने बॉडी को KIMS हॉस्पिटल भेज दिया था, जो उन्हीं की यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। और इन सब की गवाह उस वक्त वहां मौजूद गर्ल स्टूडेंट्स थी। इतना ही नहीं ना, कॉलेज स्टाफ ने इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म किया और ना ही प्राकृति की फैमिली को उल्टा एविडेंस मिटाने के लिए प्राकृति के फोन, लैपटॉप और डायरी को वहां से हटा दिया गया। इसीलिए जब पुलिस वहां पहुंची तो स्टूडेंट्स ने वहां पुलिस से क्राइम सीन को खोलकर उन्हें प्रकृति के लैपटॉप, फोन और डायरी दिखा। उनकी यह डिमांड इसलिए थी क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने हॉस्टल की लड़कियों के सामने पुलिस से यह कहा था कि रूम में कोई फोन नहीं है। पुलिस की कही हर एक बात उन्हें इसलिए झूठ और कवर अप लगने लगी क्योंकि जिस फोर्सेस टीम की आने की बात पुलिस कर रही थी, उनके आने तक क्राइम सीन को एक मैंडेटरी प्रोसेस के तहत सील नहीं किया गया था। पुलिस आर लाइंग विथ अस, दे आर चेंजिंग एवरी लाइन्स, दे आर चेंजिंग एवरी स्टेटमेंट्स। प्लीज हेल्प अस इंडियन स्टूडेंट्स को लगने लगा कि आरजी करर की तरह यह मामला भी दबा दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर भी वही पैटर्न साफ नजर आ रहा था। इसलिए प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट पूरी रात चलता रहा तो स्टूडेंट्स को शांत करने के लिए कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद समंता को खुद आना पड़ा। आराम से जाओ बच्चे लोग, आराम से जाओ, ये काम ऐसे मत करो। वो रिक्वेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन जिस इंसाफ के लिए स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे वह उसे बिना लिए वापस नहीं जाना चाहते थे। इसी बीच भीड़भाड़ के बढ़ने और धक्का मुक्की के चलते फाउंडर जमीन पर गिर पड़े। धक्का भीड़भाड़ का था या फिर इंटेंशनल, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इस बात का फायदा एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी ने पूरी तरह उठाया और सिचुएशन को और भी ज्यादा बदतर कर दिया। कॉलेज की फैकल्टी फाउंडर समंता को भगवान की तरह पूछती है ऊपर से कि IT के स्टाफ ने यह अफवाह उड़ा दी कि नेपाली स्टूडेंट्स ने फाउंडर के साथ मारपीट की है, जिसके बाद सिचुएशन काफी अग्रेसिव हो गई। जहां एक तरफ कॉलेज की सिक्योरिटी ने प्रोटेस्ट कर रहे सभी मेल स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, वहीं गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल फैकल्टी ने नेपाली गर्ल्स स्टूडेंट्स को धमकाना शुरू कर दिया। बोलो मत सामान, जल्दी बैक करो तो पुलिस आगे बैक करेगा, सामान बैक करो, यहां कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे, पुलिस करेगा जो भी यहां दिखा। पर बात सिर्फ धमकी पर ही नहीं रुकी, क्योंकि इसके बाद उनकी तरफ से आया यह बयान काफी शर्मनाक था। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के तुम्हारा कंट्री का उतना बजट होगा, यह स्टेटमेंट देने वाली कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर मंजूषा पांडे और गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट्स अफेयर की जॉइंट डायरेक्टर जयंती नाथ थी। और जिस शख्स की वो बात कर रही हैं वह है कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद समंता, जो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 40,000 गरीब बच्चों को खाना और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों ने नेपाली स्टूडेंट्स को ऐसा बेहुदा कमेंट पास किया था। यह सब 17 तारीख की सुबह 7 बजे शुरू हुआ। एक तरफ जहां स्टूडेंट्स को धमकाया और मारा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फेस्ट की सक्सेस दिखा रहा था। इसके बाद सुबह 8 बजे कॉलेज नोटिस जारी कर सभी नेपाली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करने का ऑन ऑर्डर देता है, जिसके चलते 3 इंटरनेशनल हॉस्टल में वार्डन और डीन दाखिल होते हैं, जिनके साथ कॉलेज सिक्योरिटी बाहर से बुलाए गए गुंडे और जिम ट्रेनर तक शामिल थे। वार्डन के पास उन सभी रूम नंबर्स की लिस्ट थी जहां नेपाली स्टूडेंट्स रहते थे, और उन्हीं कमरों में जबरदस्ती घुसकर सभी नेपाली स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। शॉकिंगली इसमें प्रोफेसर्स भी पीछे नहीं रहे और बच्चों पर हाथ छोड़ने के बाद और प्राउडली सेल्फी लेते तक देखे गए।
सभी नेपाली स्टूडेंट्स को अपना सामान पैक कर तुरंत यूनिवर्सिटी छोड़ देने की धमकी दी गई। बच्चों को इस कदर पीटा गया कि किसी के पेट में सूजन आ गई, किसी की बॉडी सुन पड़ गई और कई स्टूडेंट्स के प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट लग गई। और यह सब होते हुए डीन और वार्डन शेमलेसली देख रहे थे। हॉस्टल के अंदर की गई मारपीट की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले स्टूडेंट से वार्डन और सिक्योरिटी स्टाफ जबरदस्ती उनका फोन छीनकर फोटोज और वीडियोज डिलीट करवा रहे थे। यह पूरी घटना सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि वहां के स्टूडेंट्स ने खुद यह दहशत, यह दर्द झेला है। ये सभी स्टूडेंट्स अपने आप को इस कदर बेबस महसूस कर रहे थे क्योंकि जिस वार्डन स्टाफ से वह रोज सुबह मिलकर मुस्कुराते थे, आज वही उन्हें बेरहमी से मारने में तुले हुए थे। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने लगभग 800 नेपाली स्टूडेंट्स को बस में भरकर कटक, भुवनेश्वर और अलग अलग जगहों पर भेज दिया ताकि ये स्टूडेंट्स यूनाइट ना हो पाए। 17 तारीख को नेपाली स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पर हेल्पलेसली भटकते रहे। ना उनके पास खाना था, ना ही घर वापस जाने के लिए टिकट के पैसे। कई स्टूडेंट्स तो नंगे पैर ही कॉलेज से भगा दिए गए थे। अपने देश से इतनी दूर आई है। स्टूडेंट्स जिनसे कॉलेज 25-25 लाख की फीस लेता है, आज उन्हें यह ऐसा दिन दिखा रहा था। इन सब के बावजूद अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने की बजाय कॉलेज अथॉरिटीज ने उन्हीं गलतियों पर पर्दा डालने के लिए फौरन यूटर ले लिया। जब यह खबर नेशनल इशू बन नेपाल एम्बेसी तक पहुंच गई, जिसके चलते नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 ऑफिसर्स तुरंत रवाना कर दिए। इसीलिए यह दिखाने के लिए कि सिचुएशन कंट्रोल में है, कॉलेज अथॉरिटीज ने हिपोक्रेटस कर दी। जिस कॉलेज ने 17 तारीख की सुबह नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल इवैक्यूएट करने की नोटिस दी थी, वही कॉलेज उसी दिन देर रात को एक लेटर ऑफ अपील जारी करता है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा शो किया गया कि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कॉलेज कैंपस छोड़कर गए हैं, ना कि उन्हें निकाला गया है। और साथ ही अपने कॉलेज के ट्विटर फॉर जे और कंट्रोल रूम सेटअप करने का ड्रामा राचा उसी रात 11 बजे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस और वार्डन से अनाउंसमेंट करवा स्टूडेंट से कोऑपरेट कर कॉलेज वापस चलने की अपील की गई। यहां तक ये लोग पीछा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक पीछा कर रहे हैं। ये लोग हम लोग ना जाने दे रहे हैं, ना कुछ कर लात मार के निकाल दिए, और यहां तक हम लोग पीछा कर रहे हैं। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे हम लोग के साथ, तो हम लोग वीडियो करके अपने कंट्री में भेज देंगे। उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ था उससे वो डरे सहमे थे, इसलिए उन्हें वापस ले जाने के लिए। किसी को प्लेसमेंट तो किसी को 25 लाख रुपए 4 पॉइंट्स में यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो करना, फ्यूचर में किसी भी इंसिपिड ना होना, किसी भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी को रिपीट ना करना, और यूनिवर्सिटी में वापस लौटने के लिए उन्हें रिकंसीडर करने की रिक्वेस्ट को मेंशन किया गया। इन सभी पॉइंट से ऐसा शो किया जा रहा था कि जैसे बच्चों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और अपनी गलमान वो कॉलेज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह भविष्य में इसे रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए उनकी कॉलेज ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट को सुना जाए। लेकिन मामला हाथ से फिसल चुका था। इसीलिए डैमेज कंट्रोल करने और आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 18 फरवरी को फॉलो अप नोटिस रिलीज की गई, जिसमें 2 सिक्योरिटी स्टाफ का टर्मिनेशन और 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल और एक आयर ऑफिसर को सस्पेंड करने का जिक्र किया गया। खाना पूर्ति के लिए इन्हीं लोगों का अरेस्ट दिखा। उन्हें कुछ ही घंटों बाद बेल पर रिहा भी कर दिया गया। कवर अप करने का खेल यहीं नहीं रुका। लेटर ऑफ अपॉलॉजी के साथ अपमानजनक कमेंट करने वाली दोनों फीमेल स्टाफ की अपॉलॉजी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। आई वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट टू अपोज for my recent remarks regarding Nepal. Any of my statements has hurted sentiment of my Nepali students or people of Nepal. I oppose for its sincere। गौर करने वाली बात यह थी कि इन सब में कहीं भी स्टूडेंट्स के साथ किए गए असोल्ट का जिक्र नहीं किया गया और ना ही कोई जिम्मेदारी ली गई। हाँ, लेकिन कि सोशल मीडिया में दिखावे के लिए 2 मिनट का मौन रखने वाली फोटो जरूर डाल दी गई, जिसे लोगों ने पूरी तरह से फेक एक नाटक और घड़ियाली आंसू बताया। 18 फरवरी की शाम जब स्टूडेंट्स कैंडल मार्च कर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लोकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके का फायदा उठाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बोले थे ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का पता नहीं कौन कौन नेता लोग आके हम लोग को ज्वाइन कर लिया था।
एकदम से बात करते करते वो लोग क्या किया ना, मतलब किट का आई लव किट पुल के एक बड़ा सा साइन है, हम लोग का एकदम मेन गेट पे उसको गमला मार के तोड़ने लगा। हम लोग इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इनको। हम लोग जानते भी लोग पता नहीं कहां से आ गया इस तोड़फोड़ में। भले ही किसी भी कॉलेज स्टूडेंट का हाथ नहीं था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल असली मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा सकता है। नेपाली स्टूडेंट्स ने कई पॉइंट में कॉलेज अथॉरिटीज के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं, जिसमें प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, इस नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आई ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन, उन पर किए गए एफ असोल्ट और डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क की अकाउंटेबिलिटी और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन और सीसीटीवी फुटेज रिलीज करने जैसी मांगे शामिल है। हालांकि इसके रिस्पांस में अथॉरिटीज ने कुछ भी रिटर्न में देने से मना कर दिया है। उल्टा ये कह दिया है कि तुम लोगों का प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी स्टूडेंट्स का जिनकी आवाज को दबाने और कुचलने की सारी कोशिशें की गई। इसके बाद भी वह बिना किसी से डर के सारा सच हम तक लेकर आए हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक स्टूडेंट की मौत का सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था पर सवाल है जो पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के आगे सच्चाई को दबा देती है कि आईआईटी जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स को सुरक्षा और शिक्षा का वादा करता है, आज उसी ने अपने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। कि आईआईटी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपना घर कहकर बुलाता था, क्या यह वही घर है जो अपने ही छात्रों को रात के अंधेरे में बिना पैसे, बिना खाना और बिना किसी आसरे के यूं ही सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देता है? जो कॉलेज उनका सेकंड होम होना चाहिए था, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कुछ स्टूडेंट्स अभी तक शॉक में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हुआ वह सच था या कोई बुरा सपना। हम सच के सामने आने की उम्मीद तो करते हैं, पर डर इस बात का भी है कि हर कहानी की तरह इस मुद्दे से भी दुनिया आगे बढ़ जाएगी। न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बदल जाएगी और हर बार की तरह के आईआईटी इस बार भी अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटा देगी।